वेलकम बैक बच्चों। चलो अब हम जा रहे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल की तरफ, जो कि बहुत सी दफा बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आगे चल के चैप्टर इम्यूनिटी में भी इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि वहां पे इसका रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम के बारे में दो तीन बातें तो समझ लो कि भाई ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है। ठीक है, ये भी एक हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेल के अंदर जो भी मेम्ब्रेन पाई जा रही है उसकी कॉम्पोजिशन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही होती है। सही है। अब दूसरी बहुत अहम बात कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। अब कहां पाया जाता है, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। तो इसकी लोकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटा लोकेशन जो होगी इसकी वो होगी फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी हमें ये मिल सकता है। सही है। अब मामला यह है कि लाइसोसोम को एक निकनेम दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। इसी तरीके से लाइसोसोम को भी एक निकनेम दिया जाता है और इसको हम नाम देते हैं सुसाइडल सेक। ठीक है, अब आपने कहा सर सुसाइड का मतलब तो खुदकुशी होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसको हम सुसाइडल सेक कहते हैं। आपने कहा सर वजह क्यों, क्या रीजन है इस चीज का। मैंने कहा आ जाओ समझाता हूं। तो बेटा सबसे पहले तो ये समझो कि लाइसोसोम जब सेल में बनता है तो वो दो फेजेस में मिच्योर होता है। ठीक है, पहले फेज में जो चीज बनती है उसका नाम है प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये अपने स्टार्टिंग फेजेस में होता है ना, यानी कि अभी अभी समझ लो प्रोड्यूस हुआ है, बना है अभी अभी, तो इसके फंक्शन कुछ डिफरेंट होते हैं और फिर ये मेच्योर होके कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम में। ठीक है, अभी जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ना बेटा, इसके फंक्शन कुछ डिफरेंट है। ठीक है, इसके फंक्शन कुछ डिफरेंट है। अब वो क्या डिफरेंस है आज हम डिटेल से देखते हैं इस चीज को। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम बन गया और हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। सही है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है और वो क्या है कि लाइसोसोम में पाए जाते हैं कुछ एंजाइम्स। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉम्पोजिशन बना दूं यहां पर कि भाई ये कंपोज किस चीज पे कर रहा है, यानी कि इसके अंदर पाया क्या जा रहा है, कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो अब आइए जरा समझिए इस बात को। लाइसोसोम कंपोज करता है कुछ एंजाइम्स पर और एंजाइम्स को नाम दिया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब जरा हाइड्रोलाइटिक वर्ड का मतलब समझ लेना। हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर। हाइड्रो का मतलब है वाटर और लाइटिक वर्ड निकला है लाइसिस से और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो बेसिकली लाइसोसोम में वो एंजाइम पाया जा रहा है जो कि वाटर को तोड़ देता है। ठीक है, वाटर को ब्रेक कर देता है। अब एक बात ध्यान में रखना, लाइसोसोम के अंदर पाया जा रहा है वाटर को तोड़ने वाला एंजाइम और लाइसोसोम खुद पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें मिल रहा है। ठीक है, और वो 90% वाटर पे कंपोज करता है। ठीक है, कुछ बुक्स में 70 है, कुछ में 90, समझ लो 70 to 90% वाटर होता है साइटोप्लाज्म में। अब अगर किसी भी वजह से लाइसोसोम का ये एंजाइम लाइसोसोम से बाहर आ गया तो भाई हो जाएगा मसला, क्योंकि साइटोप्लाज्म का सारा वाटर ये तोड़ देगा और सेल मर जाएगा। ठीक है, अब आओ मैं तुम्हें जरा बुक से दिखा दूं कुछ चीजें। देखें भाई, लाइसोसोम आर स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज अ फ्यू माइक्रोमीटर इन डायमीटर ओरिजिनेटेड बाय गोल्जी बॉडीज। बहुत काम की बात। प्रोड्यूस कौन करता है लाइसोसोम को, लाइसोसोम की प्रोडक्शन कौन कर रहा होता है, यहां पे देखो ये पॉइंट लिख रहा हूं, प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज इसको प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, आ जाइए। कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक, देखो आगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, काम की बात, दे अकर ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, फंक्शन इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल टेकन इनटू द सेल बाय फेगोसाइटोसिस। नॉर्मली दे फंक्शन एज डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल एंड वॉर्न आउट सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा
अब आओ जरा सा नीचे, ये आ गई काम की बात। सही है, गौर से देखिए काम की बात क्या है। द न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम बिफोर स्टार्ट्स इट्स फंक्शंस कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, दे कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जब वो नया नया बना है तो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम का नाम दे रहे हैं, ठीक है। द लाइसोसोम ड्यूरिंग परफॉर्मिंग देयर फंक्शन अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल लाइक एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और ऑटोफेगोसाइटोसिस, ठीक है। अब आइए जरा काम की बात सुनिए। These lysosomes are generally called secondary lysosome, but specifically they are endosomes, phagosomes and autophagosomes. अब आती है यहां पे काम की बात, देखो गौर करो। अब देखो, जो प्राइमरी लाइसोसोम है ना बेटा, ये कर रहा है सेल के अंदर आने वाली चीजों की डाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज इंजेस्टेड बाय सेल। सेल के जरिए, सेल में जो बाहर से फॉरेन बॉडीज आई हैं उनको डाइजेस्ट करने का, उनको तोड़ने का, उनको जो है वो रेगुलेट करने का काम किसका है, प्राइमरी लाइसोसोम का। लेकिन जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ना बेटा, ये काम करता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन में, और उसका नाम है एपोप्टोसिस, ठीक है, एपोप्टोसिस। अब हो सकता है कि ये टर्म आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये चीज आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। 9th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर सेल साइकिल, उसके अंदर सेल डिवीजन है और साथ साथ में सेल डेथ का भी टॉपिक है, ठीक है। एपोप्टोसिस क्या चीज है बेटा, एपोप्टोसिस इज बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। देखो यहां पर आओ, देखिए, द बॉडी sometimes eliminates old cell or unwanted cell at embryonic stage according to their genetic information. This process is called apoptosis. Apoptosis क्या है, बॉडी खुद से सेल्स को मार रही है और एलिमिनेट कर रही है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस, अब इसको क्या कहते हैं, देखो गौर करो, ड्यूरिंग दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, अपने आप को तोड़ने वाला प्रोसेस, अपने आप को बर्बाद करने वाला प्रोसेस, the membrane of lysosome is ruptured at a particular time. As a result, the hydrolytic enzyme become free in the cell and cell undergoes chemical breakdown or lysis. लाइसोसोम बस्ट हो जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर आ जाता है और सेल मर जाता है, ठीक है। विच कॉज अ सेल, एक सेकेंड, अच्छा जी, विच कॉज a cell to destroy itself by digesting its own macromolecule. So the lysosome is referred as suicidal sac. क्या कहा जाता है लाइसोसोम को, सुसाइडल सैक कहा जाता है, ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। चलो अब मैं तुम्हें जरा कहानी बताता हूं लाइसोसोम काम कैसे करता है यहां पर, ठीक है। तो लाइसोसोम का जो असल काम होता है बेटा, मेजरली लाइसोसोम सबसे ज्यादा जो पाए जा रहे होते हैं वो पाए जा रहे होते हैं हमारे WBCs में, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स में। अब दो तीन चीजें अहम, वो जरा सुनना, गौर करना। सबसे पहले तो अगर हम बात करें सेल डेथ की, ठीक है, देखो बेटा डेथ किस चीज को कहा जाता है, व्हाट इज डेथ, डेथ इज मौत, ठीक है, इंतकाल, मौत। अब मौत का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कुरान शरीफ में एक आयत है जो हमने बहुत सी दफा सुनी है, और वह कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, ठीक है। और वर्ड दूसरा क्या है, चखना, ठीक है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब यहां पर जो चीज मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं ना, वो समझना बेटा, और तो तुम समझोगे तो तुम्हें फिर समझ में आएगा कि असल में प्रोसेस क्या है, ठीक है। अल्लाह ताला यहां पे इस कुरान की आयत में कह सकता था कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। वर्ड नफ्स क्यों इस्तेमाल हुआ, और फिर चखना, जायका, सीधी सीधी आयत कह सकता था कि भाई हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है। ये नफ्स को मौत का जायका चखना, ये क्यों हुआ, ये क्यों इस्तेमाल हुई ये चीजें, समझिएगा बात को। सबसे पहले तो यहां पे मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई मौत का जायका, देखो बेटा जायके की अगर हम बात करते हैं ना, तो जायका इज टेस्ट, ठीक है, और
चक्का एक दफा जाता है। मिसाल के तौर पे तुम किसी इवेंट में गए, वहां पे एक आंटी आ गई और तुमसे कहा कि बेटा थोड़ा सा ना ये निकाल के ला दो, मुझे चखना है। आप गए, आपने जो मिसाल के तौर पे कोई डेजर्ट वगैरह उन्होंने आपसे मांगा, आप गए, आपने डेजर्ट एक बाउल में निकाल के ला के दे दिया आंटी को। अब आंटी ने एक स्पून लिया, खाया। अब जैसे ही वो दूसरा स्पून लेने लगे ना, उनका हाथ पकड़ लेना, बोला नहीं। अब आप खा रही हैं, चग आप एक दफा चुकी, टेस्ट एक दफा किया जाता है, दूसरी बार खाया जाता है। ठीक है, टेस्ट कर लिया ना आपने, अब छोड़ दें, आप ही ने कहा था चखना है, चख लिया। या तो जुमला चेंज करें अपना कि मैं खाऊंगी, तो मैं आपको अगला खाने दूंगा या खाने दूंगी। तो यहां से बात साबित हुई कि बेटा मौत एक दफा आएगी। तो वो जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में मौजूद हैं, कहीं पर 7 जन्म, कहीं पे 2 जन्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौत एक दफा आनी है, और मौत जिसको आ गई, अब वो दोबारा दुनिया में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, नफ्स। व्हाट इज नफ्स? नफ्स को समझिए। यहां इसको समझेंगे तो आपको बायोलॉजी समझ में आएगी। ठीक है, देखो भाई, ये है तुम्हारी सोल, रूह। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी रूह, सही है। और ये है तुम्हारी बॉडी, ये है तुम्हारी बॉडी। ठीक है, तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से कनेक्टेड है, तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से कनेक्टेड है। और जिस चीज ने ये कनेक्शन प्रोड्यूस करा हुआ है ना बेटा, उस चीज को नाम दिया जाता है नफ्स। यानी कि तुम्हारी बॉडी वो काम करती है जो तुम्हारी सोल उससे करवाती है। समझ लो नफ्स एक लॉक है जिससे बॉडी और सोल कनेक्ट हुए हैं। अब तुम जितना ज्यादा अपने नफ्स की बात मानते जाओगे, उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होता जाएगा। और जब इंसान मरता है ना, तो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि हजरत इजराइल आते हैं, जो मौत के फरिश्ते हैं, मलकुल मौत, वो आके रूह निकालते हैं आपकी बॉडी से। अब तुमने जिंदगी भर नफ्स की बात मान मान के इसको इतना स्ट्रांग कर दिया है कि उनको इस लॉक को तोड़ने में होगी बहुत ज्यादा मुश्किल। और जब ये लॉक टूटेगा तभी रूह निकलेगी तुम्हारे जिस्म से। ये लॉक टूटा, रूह जहां से आई थी वहीं परवास कर जाएगी, बॉडी जहां से आई थी वहीं मिल जाएगी मट्टी, और कयामत वाले दिन दोबारा से उठाए जाओगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट। लेकिन पता है डे ऑफ जजमेंट पे क्या होगा? डे ऑफ जजमेंट पे तुम्हें नफ्स नहीं दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा तुम्हारा। फिर तुम्हारे हाथ भी कहेंगे मैंने ये करा, फिर तुम्हारे पाँव भी कहेंगे मैंने ये करा, फिर तुम्हारी आंखें भी गवाही देंगी मैंने ये करा, फिर तुम्हारी जबान भी गवाही देगी मैंने ये गलत काम करा, फिर तुम्हारे जिस्म के आज़ा तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होंगे, क्योंकि तुम्हें नफ्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नफ्स को क्या आ चुकी है? मौत आ चुकी है। तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारी रूह को मौत नहीं आएगी, मौत आएगी नफ्स को। एंड व्हाट इज नफ्स? नफ्स इज योर कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। ठीक है, नफ्स है आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल, ये छीन लिया जाएगा आपसे। और फिर उस दिन फैसला होगा कि भाई तुम्हें जन्नत जाना है, तुम्हें दोज़ख जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट है आयत का। हमने तो कुरान मतलब सिर्फ अरबी में पढ़ा है ना, अरबी में याद कर लिया, अरबी में पढ़ लिया, हमें तो आयतों का मतलब ही नहीं पता है। हमें तो यही नहीं पता है कि भाई ये आयत कुरान में लिखी हुई है, ये इसमें नफ्स क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसमें जायका क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसमें चखना क्यों इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब अगर हम सेल डेथ की बात करें, तो जिस तरीके से हर चीज को फना होना है एक दिन, इसी तरीके से हमारी बॉडी में हर सेल की एक एक्सपायरी डेट फिक्स्ड है। हर सेल की एक एक्सपायरी डेट फिक्स है, और इस एक्सपायरी डेट पर इस सेल को मरना है। लेकिन कैसे? सवाल यह है। तो देखो, जो हमारा सेल होता है ना बेटा, इसमें न्यूक्लियस डायरेक्ट कर रहा होता है हमारे सेल को कि आपको कितना जिंदा रहना है। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, ठीक है, यहां पे एक एनिमल बॉडी का सेल है, ठीक है, यहां पर एक ऑर्गेनिल पाया जा रहा है, लाइसोसोम। ये न्यूक्लियस इस लाइसोसोम को मुसलसल एक सिग्नल भेज रहा है, और इस सिग्नल को नाम दिया जाता है सर्वाइवल सिग्नल। क्या कहते हैं इसको? सर्वाइवल सिग्नल। होता यह है कि जैसे ही इस सर्वाइवल सिग्नल का आना बंद होता है, लाइसोसोम रप्चर हो जाता है, बर्स्ट।
और जैसे ही लाइसोसोम बर्स्ट होता है, सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस सेल से निकल के, लाइसोसोम से निकल के पूरे सेल में फैल जाते हैं। और जब ये पूरे सेल में फैल जाते हैं तो क्या होता है बेटा, सेल मर जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ऑटोफेजी। क्या कहते हैं इसको, ऑटोफेजी। ठीक है, इसको ऑटोफेजी का नाम दिया जाता है। अब आपने कहा सर इसका फायदा क्या है, मैंने कहा देखो फायदा इसका डब्ल्यूबीसीज में है, वो भी समझाता हूं तुम्हें क्या है, लेकिन एक्सपायरी डेट तो फिक्स है ना सेल की, मरना तो है सेल को। ठीक है, अब अगर हम डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं मेजरली होते हैं दो टाइप के। ठीक है, मेजरली व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं दो टाइप के, कुछ को कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और कुछ को नाम दिया जाता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, कुछ ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं और कुछ ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं आपके पास, ये है मेजरली तीन तरीके के। ठीक है, ये आगे चल के वैसे तो मुझे इम्यूनिटी चैप्टर इम्यूनिटी में बहुत डिटेल से पढ़ानी है ये चीज। ठीक है, लेकिन चलो इतना समझ लो कि ग्रैन्युलोसाइट हमारे पास जो मेजरली पाए जा रहे हैं वो तीन तरीके के मेजर पाए जा रहे हैं। पहला है इसमें से न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल। दूसरा है इसमें बेजोफिल और तीसरा है इसमें इजनोफिल। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, एक ग्रैन्युलोसाइट्स की, तो बेटा यहां पर पाए जाते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, और नेचुरल किलर सेल और बाकी भी और भी कुछ होते हैं। ठीक है, लेकिन मेजरली ये दो होते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पे यहां से मैंने न्यूट्रोफिल को पकड़ लिया और बाहर निकाल लिया। ठीक है, न्यूट्रोफिल को यहां से पकड़ के बाहर निकाल लिया। अब अगर तुम न्यूट्रोफिल को अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे ना बेटा, तो तुम्हें ये कुछ ऐसा नजर आएगा। न्यूट्रोफिल तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा यूं करके। ठीक है, और इसमें तुम्हें एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखेंगे ऐसे करके, और साथ साथ में तुम्हें यहां पर मिलेंगे बहुत सारे ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तुम्हें यहां पे ग्रैन्यूल्स मिलेंगे ऐसे करके, इसीलिए हम इसको ग्रैन्युलोसाइट कह रहे हैं। आपने कहा सर ये ग्रैन्यूल्स यानी कि दाने दाने किस चीज के हैं, ये क्या है, मैंने कहा बेटा यही तो लाइसोसोम है, यही तो क्या है, लाइसोसोम है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल को दूसरा नाम दिया जाता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल। न्यूट्रोफिल को दूसरा नाम दिया जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉली का मतलब एक से ज्यादा, मॉर्फो का मतलब स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, एक से ज्यादा शेप वाले न्यूक्लियस का सेल। आपने कहा सर ठीक है समझ में आ गई, अब जरा बुक से दिखा दें, बुक में कहीं है ये चीज, मैंने कहा बिल्कुल है, आ जाओ दिखाते हैं तुम्हें बुक से। अगर तुम बुक में आ जाओ चैप्टर इम्यूनिटी में, ठीक है, अगर तुम चैप्टर इम्यूनिटी में आओ और यहां पर तुम आकर पेज नंबर देखो, पेज नंबर 299, अभी 299 पर न्यूट्रोफिल की डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, अब तुम गौर करो अगर, तो यहां पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, और साथ साथ में आपको ये ग्रैन्यूल्स दानेदार साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स किस चीज के हैं बेटा, क्या है ये है लाइसोसोम। ठीक है, किस चीज के ग्रैन्यूल्स हैं ये, लाइसोसोम के ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, देखो ये रहा, अपॉन रिकॉग्निशन एज फॉरेन बॉडी द इंट्रूडर इज इंटरनलाइज्ड बाय न्यूट्रोफिल्स एंड डाइजेस्टेड टू डिस्ट्रॉय थ्रू इट्स लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। न्यूट्रोफिल काम कैसे कर रहा है, उसके अंदर जो लाइसोसोम है असल में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर तुम ये देखो ऑर्गेनिल्स कहां जाके जुड़ रहे हैं, चैप्टर 13 में आएगा दोबारा से लाइसोसोम, तो अगर तुम यहीं इसको अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आगे तुम्हें मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में। ठीक है, आ जाओ वापस, अब ये हमारे पास न्यूट्रोफिल हजरत थे, इनका काम है, इनका जो मेजर फंक्शन है ना बेटा, मेजर फंक्शन जो है न्यूट्रोफिल का वो है टू किल
बैक्टीरिया। इसका मेजर फंक्शन है क्या करना, बैक्टीरिया को मारना। अब आपने कहा सर कैसे मारता है, करता क्या है, मैंने कहा चलो आ जाओ बताता हूं। मिसाल के तौर पे यहां पर हमारे पास एक न्यूट्रोफिल हजरत बैठे हुए, ठीक है, और ये उनके पास उनके न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस थोड़ा साइड में बनाया मैंने ताकि हम जो है वो यहाँ पे लाइसोसोम बना सकें, ठीक है, और ये आ गए इनके लाइसोसोम, ठीक है। यहां आ गया एक बैक्टीरिया, यहां आ गया एक बैक्टीरिया, और मजे की बात कि इस बैक्टीरिया ने इस न्यूट्रोफिल की थोड़ी सी हटा भी दी है, ठीक है। क्यों हटाई है और कैसे हटाई है जरा समझना। ये बैक्टीरिया थोड़ा सा शैतान किस्म का बैक्टीरिया, इसने क्या करा, इसने न्यूट्रोफिल को देखा और न्यूट्रोफिल को देखकर इसने जबान चढ़ा दी, ठीक है, न्यूट्रोफिल को देख के जबान चढ़ा दी, बी फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। न्यूट्रोफिल की तो हट गई, उसने कहा लो भाई अब तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल ने पता क्या करा, न्यूट्रोफिल इसके करीब गया और करीब जाके पूरे के पूरे बैक्टीरिया को ही इंगल्फ कर लिया, निकल गया पूरे के पूरे बैक्टीरिया को, ठीक है। देखो यहां बना रहा हूं, ये हमारे पास देखिए, चलिए ये हमारे पास क्या हुआ कि न्यूट्रोफिल ने इस पूरे के पूरे बैक्टीरिया को ही इंगल्फ कर लिया, ने पूरा का पूरा बैक्टीरिया इंगल्फ कर लिया, ऐसे करके अंदर ले लिया इसको। आ जाओ बेटा, अब बताता हूं। जैसे ही बैक्टीरिया इंगल्फ हुआ, बैक्टीरिया की तो आंखें फट गई कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान छूट गई, ठीक है। इसने कहा भाई ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कैसा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही इसने इंगल्फ करा, जितने भी लाइसोसोम थे यहां पर इस न्यूट्रोफिल के पास, ये सारे जाके सराउंड कर जाते हैं किसको, इस बैक्टीरिया को, सब जाके सराउंड कर लेते हैं और सारे के सारे न्यूट्रोफिल के लाइसोसोम एक साथ बर्स्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही सारे लाइसोसोम बर्स्ट होते हैं, जैसे ही सारे लाइसोसोम बर्स्ट होते हैं, तो सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहां जाता है, सेल में, और ये बैक्टीरिया तो मरता ही है, लेकिन साथ साथ में बेचारा न्यूट्रोफिल भी मर जाता है। अब अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो इस न्यूट्रोफिल ने किस बैक्टीरिया को मारा, जो आपकी बॉडी में घुसा था, आपको बचाने के लिए काम किया इस WBC ने, व्हाइट ब्लड सेल ने। तो बेसिकली ये आपको बचाते बचाते जामे शहादत नोश कर लेता है। तो आज से इनका नाम है शहीद WBC। आज से ये कौन है, ये हैं शहीद WBC, क्योंकि ये आपको बचाने के चक्कर में जामे शहादत नोश कर बैठे, ठीक है। तो भाई ये जो बैक्टीरिया है इसको इस तरीके से मारा जाता है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। अभी मैं तुम्हें बुक से भी दिखा देता हूं ये चीज, ठीक है। ये चैप्टर इम्यूनिटी में है वैसे तो, इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को, ठीक है। अब आओ देखो बुक से तुम्हें दिखाता हूं। अगर तुम यहां पर देखो तो ये लिखा हुआ है हमारे पास न्यूट्रोफिल, देखो फैगोसाइटोसिस। आइए, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ WBC टेक इन एंड डाइजेस्ट द फॉरेन पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, निकल जाते हैं। अमंग द WBCs, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल परफॉर्म सच फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहां पर ये करते क्या, देखो जैसे कि ये था हमारे पास, ये फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रही है, देखो ये हमारे पास था कौन, न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये हमारे पास था न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ने क्या करा, न्यूट्रोफिल ने इस फॉरेन पार्टिकल को, ये रहा फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, ये कहां गया, न्यूक्लियस, ये DNA, ठीक है, फैगोसोम, ये फॉरेन पार्टिकल, ये इसको कर लिया इंगल्फ। अब जैसे ही इसको इंगल्फ करा ना, सारे लाइसोसोम गए और जाके कहां बाइंड हो गए, इसके अराउंड बना लिया एक हल्का दायरा और सारे बर्स्ट हो गए, ठीक है। प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एंटीवायरल इंटरफेरॉन्स एंड अदर साइटोकाइंस, ये काम भी करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहलाता है फैगोसाइटोसिस और इसके जरिए हमारे WBCs हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स इस तरीके से काम करते हैं।
ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि गड़बड़ भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं। तो बेटा यहां पर हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक लाइसोसोम का, जिसका नाम है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। तो बेटा लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहां पर वर्ड स्टोरेज का मतलब समझ लो, ठीक है। अब स्टोरेज का मतलब है किसी चीज को स्टोर करना, यानी कि किसी चीज की स्टोरेज में मसला आ रहा है। अब किस चीज की स्टोरेज में मसला आ रहा है, पहली बात तो ये है कि भाई लाइसोसोम का तो फंक्शन ही नहीं है स्टोरेज। फिर स्टोरेज में मसला आने की वजह से लाइसोसोमल डिजीज क्यों हो रही है, इस बात को समझना है। देखो हमारे सेल के अंदर जो है ना, वो कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम सेल के अंदर बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक एंजाइम है सेल के अंदर जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर, सही है। अब हमने कहा कि भाई कैसे हो रहा है ये काम, देखें मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है और आपकी बॉडी के हर सेल तक ब्लड सप्लाई पहुंचती है, ठीक है ना। यहां पर मौजूद है आपकी ब्लड वेजल, मिसाल के तौर पे ये आ गई ब्लड वेजल, ठीक है, ये ब्लड वेजल आ गई। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज खाई, आपने दोपहर में या रात के खाने में कोई चीज खाई। अब आपने जब वो चीज खाई तो उसमें मौजूद था ग्लूकोज, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हमारा एसोफेगस, ठीक है, ये स्टमक और ये आ गई हमारी इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आपने खाने में कोई चीज खाई, उसके अंदर मौजूद था क्या, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज यहां से एसोफेगस से होता हुआ गया कहां पे, स्टमक के अंदर, और स्टमक से वो आ गया कहां पे, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब हो गया कहां पे, हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। यहां से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया हमारे ब्लड में, ग्लूकोज आ गया ब्लड में, सही। अब ये ग्लूकोज घूमता फिरता हुआ पहुंचा हमारे बॉडी के एक सेल के पास, ठीक है। ये ग्लूकोज यहां पे हमारी बॉडी के एक सेल के पास आ गया और यहां से आ गया सेल के अंदर। अब ये काम कैसे हुआ, यहाँ पे किस किस ने क्या क्या रोल प्ले करा, ये आगे चल के हम चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं, अभी हम ये समझ रहे हैं कि भाई ये ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया, सेल कह रहा है कि मुझे अभी एनर्जी बनाने की नीड नहीं है, मेरे पास एनर्जी है। ग्लूकोज जो सेल में आया है वो कह रहा है मैं अभी इसको तोड़ना नहीं चाहता, मैं इसको सेव कर लूंगा अपने पास, ताकि बाद में अगर मुझे एनर्जी की नीड हो तो मैं इस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बना लूं। लेकिन अब एक बात याद रखना, हमारी बॉडी का एक उसूल है और जनरली ये होना भी चाहिए उसूल, कि भाई अगर किसी चीज को सेव करना है ना, आपको सेव, तो कभी भी उसको उस फॉर्म में, उस शक्ल में सेव नहीं करते जिस शक्ल में आप खर्च करने वाले हैं उसे, ठीक है। मिसाल के तौर पे सोचो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि भाई इस वक्त एयर चल रहा है 2000, ठीक है। जैसे आज जो भी एयर चल रहा है, हम बात कर रहे हैं 25-30 साल पुरानी, ठीक है, 2000 एयर चल रहा है, ठीक है। 2000 में, चलो 2001 कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। मिसाल के तौर पे एयर चल रहा है 2001, ठीक है। 2001 में तुम्हारे वालिद साहब को मिले 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस मिल गए, और उन्होंने वो 10 लाख रुपीस जमीन में गड्ढा खोदा, उसमें दफन करे और भूल गए, और आगे चल के उन्होंने वो 10 लाख रुपए निकाले 2030 में। क्या उस 10 लाख की वही वैल्यू होगी 2030 में कि जो 2001 में थी? नहीं, ड्यू टू इन्फ्लेशन रुपीस की वैल्यू डिवैल्यू हो गई। हो सकता है 2001 में 10 लाख का एक फ्लैट आ जाता, और हो सकता है कि 2030 में 10 लाख की एक गाड़ी भी ना आए सही, अच्छी वाली। तो उसका मतलब क्या है कि पैसे क्या हो गए, डी वैल्यू हो गए। लेकिन अगर 2001 में वो 10 लाख का गोल्ड लेके रख लेते या कहीं इन्वेस्ट कर देते, कोई फ्लैट ले लेते, एक्स वाई जेड कुछ भी, मिसाल के गोल्ड ले लिया 10 लाख, तो अगर 2030 में उस गोल्ड को सेल करते तो तकरीबन तकरीबन कोई 50 लाख का तो बिकता, ठीक है। तो यहां से हमें समझ क्या आया, समझ ये आया कि आप जिस चीज को
खर्च करने वाले हैं उस चीज को सेव उस शक्ल में नहीं किया जाता जिस शक्ल में आप खर्च करेंगे। ये बात हमारी बॉडी को पता है। तो बॉडी ग्लूकोज को कभी भी ग्लूकोज की शक्ल में सेव नहीं करती है। बॉडी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है एक दूसरी फॉर्म में जिसको नाम दिया जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोजन। व्हाट इज ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए। और इसी तरीके से जब ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज बनाएगा तो बेटा यहां पर भी क्या चाहिए होगा? एक एंजाइम चाहिए होगा। अब होता क्या है कि ये वाला एंजाइम जिसमें जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है ये तो मौजूद है, ये है, ठीक है। यहां पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो प्रेजेंट है, उसमें कोई मसला नहीं आया, ठीक है। लेकिन जो एंजाइम ग्लाइकोजन से वापस से ग्लूकोज बना रहा है वो म्यूटेट हो गया, वो खराब हो गया, किसी वजह से बन नहीं पाया या खराब बन गया, ठीक है, या फिर फंक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये एंजाइम हो गया खराब। अब क्या होगा? जितना भी ग्लूकोज सेल के पास आता जा रहा है, सेल उसको ग्लाइकोजन में तो कन्वर्ट कर रहा है, सेल उसको ग्लाइकोजन में तो कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा। इस वजह से क्या होगा? सेल के अंदर ग्लाइकोजन का डिपॉजिट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपने कहा सर सेल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर कहां पर होता है? मैंने कहा देखो बेटा, स्टोरेज जिस ऑर्गेनील की जिम्मेदारी है उसका नाम है वैक्यूल, उसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल में स्टोर हुए जा रहा है, हुए जा रहा है ग्लाइकोजन, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, लेकिन वैक्यूल की भी एक कैपेसिटी है ना भाई, फुल हो जाएगा एक टाइम पर आके। अब क्या होगा? मजीद वैक्यूल बनेंगे, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन बढ़ता जा रहा है। तो भाई यहां पर फिर एक मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनील होता है जिसका नाम है लाइसोसोम, जो भी हम पढ़ रहे हैं। ये ग्लाइकोजन लाइसोसोम में भी स्टोर होने लग जाता है फिर। लेकिन लाइसोसोम में स्टोर करना किसी चीज को खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब लाइसोसोम में स्टोर होता जाता है ये ग्लाइकोजन तो लाइसोसोम का साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक टाइम आता है कि लाइसोसोम बर्स्ट। अब जब लाइसोसोम बर्स्ट होगा तो उसके अंदर क्या मौजूद थे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये चीज हमारी बॉडी के हर सेल में हो रही है, क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम नहीं है कि जो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है ना। हर सेल में म्यूटेट हो गया वो, ठीक है, किसी वजह से डीएनए खराब हुआ है, और डीएनए खराब हुआ तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट करने वाला एंजाइम ही खराब हो गया। अब वो बॉडी के जिस भी सेल में वो खराब है और वहां पे ग्लाइकोजन भरता जा रहा है, तो क्या होगा? लाइसोसोम अल्टीमेटली बर्स्ट होगा और ये सेल मरेगा। तो बेटा इसको कहा जाता है LSD, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। हमारी बुक में ये डिजीजेस 3 टाइप की लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो बुक में आते हैं तो सबसे पहले लिखी है टे-सैक डिजीज, दूसरी लिखी है गॉचर, तीसरी लिखी है क्रैप, और तीनों में एक एक बात यूनिक है। अगर हम टे-सैक डिजीज की बात करें तो टे-सैक में ब्लाइंडनेस कॉज होती है और ऐसे बच्चे बाय एज ऑफ 3 जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। अगर हम गॉचर की बात करें तो गॉचर में लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाती है, इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स हो जाता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन तीनों में कॉमन है, ठीक है, इन इन्फेंटाइल फॉर्म ओनली। क्रेब्स डिजीज में क्या होता है? लॉस ऑफ माइलिन, यानी कि न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीट होती है, आपका जो न्यूरॉन है बेटा, आपने न्यूरॉन कभी ना कभी लाइफ में तो देखा होगा, ठीक है, और पढ़ा भी होगा इसको मैट्रिक क्लास में, सही है। तो जो आपका न्यूरॉन है इसके ऊपर ना इस तरीके से माइलिन शीट पाई जाती है, ठीक है, और ये माइलिन शीट बहुत जरूरी होती है न्यूरॉन के सही तरीके से फंक्शन करने के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। होता क्या है कि ये माइलिन शीट डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है किसमें? गॉचर, क्रैब में, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन होती है एंड डेथ बाय द एज ऑफ 2 साल की उम्र में ऐसे बच्चे जान की बाजी हार जाते हैं। तो भाई ये कहलाती है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, ठीक है। मोर देन 30 diseases are reported as lysosomal storage disease. Some of them are given below. 30 में से सिर्फ 3 बताई हैं आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने याद करना है। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा चुका है। अगर तुम 10 years खोल के देखो तो बार बार ये टॉपिक आ चुका है उसमें, ठीक है।
तो बेटा यहाँ पर आपका लाइसोसोम कवर होता है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट ऑर्गेनील की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया तो हम पहले ही कर चुके थे, जिसका नाम है प्लास्टिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो प्लास्टिड की तरफ चलते हैं और प्लास्टिड को पढ़ते हैं।